हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था अपना सेकंड नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हमने बोला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने देखा था कल। आज मैं आपको नेक्स्ट अपना बताने वाला हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो समझना क्या है इसमें, देखिए डेरिवेशन दोनों का लगभग सेम होता है। आज मैं आपको फिर से एक डेरिवेशन करवाऊंगा, और ये डेरिवेशन जो मैं करवाने वाला हूँ ये कल जैसा ही रहेगा, लेकिन आज मैं आपको दोनों एक साथ करके दिखाऊंगा कि दोनों का डेरिवेशन आपका बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी। अभी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्यों होता है, क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है? जब कोई सॉल्वेंट जो है, जब कोई सॉल्वेंट सॉल्यूशन में चेंज होता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन कोई सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन में चेंज होता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसे बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स में जाना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सॉल्यूशन में जाना पड़ेगा, जो कि मैं ये जो आपका डेरिवेशन है इसके बाद में आपको थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से डील करूंगा कि ऐसा क्यों होता है, कि एलिवेशन क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट में और डिप्रेशन क्यों होता है फ्रीजिंग पॉइंट में। अभी हम जस्ट इसका डेरिवेशन देखेंगे और इसके ऊपर हम सवाल बनाएंगे। तो दोनों को पैरेलली लेके चलता हूँ मैंने कल आपको एलिवेशन बताया भी था, लेकिन आज मैं दोनों पैरेलली लेके चलूँगा। तो देखिए, मैं यहाँ चेंज इन टेम्परेचर लिखूँगा। ये चेंज इन टेम्परेचर या तो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, या और क्या हो सकता है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, हम जानते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर, जो भी चेंज इन टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है आप किस पे, चेंज इन वेपर प्रेशर पे, और वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किन पे, कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट। अब देखिए, ये वाला पार्ट आपका कैसे आया है, ये मैंने कल आपको बताया था। ये पार्ट इतना आया कैसे, ये वाला, ये इतना पार्ट ये किस तरीके से आया है, ये कल मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। और ये भी कैसे आया था, ये भी मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने बोला कि अच्छा, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे और मास ऑफ सॉल्वेंट पे। बाकी बाकी सब कांस्टेंट है और कुछ चेंज हो नहीं रहा है, तो उसी से ये वाला आपका आया है ना। अब देखो आगे आप कि अब क्या करना है अपने को, कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम लेते हैं, है ना, फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, सिर्फ हमने क्या लिया, फर्स्ट लिया और थर्ड लिया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट इज रिलेटेड टू थर्ड, तो हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर इज रिलेटेड टू क्या, कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, मोलर मास ऑफ, एक्चुअली कैपिटल एम होगा वहाँ पे। सो कैपिटल एम यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन आपका क्या, एम मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ऐसा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर मैं हटाऊं, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर क्या आएगा मेरे पास, देखिए
मेरे पास आएगा डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू के, ये कांस्टेंट आया और इसको हमने बोला बाकी जैसा है वैसा लिख दिया, एम सॉल्यूट अपॉन आपके मोलर मास सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ जो के आया है, ये के को अगर हम क्या करें यहाँ पर कि हमने सभी का वैल्यूज अगर रखा क्या कि देखो अगर मैंने रखा एम सॉल्यूट, ये आपका मास ऑफ सॉल्यूट है अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मोल रखा, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी मैंने क्या रखा, कितना रखा, 1 ग्राम रखा। तो उस केस में क्या होगा कि डेल चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू के हो जाएगा। और इसी के को हम क्या बोलते हैं, इस के को हम बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हैं। अभी क्या होगा, पूरा लिख देता हूँ, कांस्टेंट है ना। तो अगर यहाँ से दो बातें होंगी, अगर बॉइलिंग के लिए बात करें, बॉइलिंग के लिए बात करें तो इसको बोलेंगे एलिवेशन कांस्टेंट, और अगर फ्रीजिंग के लिए बात करें तो इसको बोलेंगे क्या, डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना। ठीक है, क्योंकि दोनों हम एक साथ लेके चल रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है तो इसलिए इस के को हम बोलेंगे एलिवेशन कांस्टेंट, और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है तो इसलिए हम इसे बोलेंगे डिप्रेशन कांस्टेंट। अब अगर आगे चले, यहाँ पे हमने मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लिया था, 1 ग्राम लिया था, तो इसे हमने बोला एलिवेशन कांस्टेंट और डिप्रेशन कांस्टेंट। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख देता हूँ कि केस फर्स्ट। अब मान लो कि मैं थोड़ा आगे चलूँ और मैं लिखा केस सेकंड, और फिर मैं बोलूँ कि एम सॉल्यूट अपॉन एम सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, ये तो 1 ही लिया मैंने, 1 मोल लिया, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो मैंने 1 ग्राम की जगह कितना ले लिया, 100 ग्राम ले लिया। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो डेल्टा टी है वो टी आएगा आपका कितना, के अपॉन 100, और इसे मैंने माना इस पूरे के बाई 100 को मैंने माना के डैस्ट, डेट इज के डैस्ट इज इक्वल्स टू के अपॉन 100, ये मैंने माना है। अब यहाँ पर जो आपका के डैस्ट है, इस के डैस्ट को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ से फिर 2 पार्ट आएंगे, ये इसको हम बॉइलिंग के लिए बोलेंगे एलिवेशन मॉलिक्यूलर कांस्टेंट, और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बोलेंगे डिप्रेशन मॉलिक्यूलर कांस्टेंट, है ना। और ये जो के है आपका, वो के क्या है, वो के है आपका कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट भी 2 मैं आपको बताया था, एलिवेशन कांस्टेंट एंड डिप्रेशन कांस्टेंट। अब अगर थोड़ा आगे और चले हम, है ना, थोड़ा सा आगे और चले और हम बोले कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर आपका क्या था कि हमने केस थर्ड लेते हैं, और केस थर्ड में हमने बोला था कि केस सेकंड में हमने बोला था कि भाई नंबर ऑफ जो आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, डेट इज एम सॉल्यूट अपॉन मोलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, उसमें भी हमने क्या लिया था, 1 ही लिया था, यहाँ भी 1 लेंगे। लेकिन केस थर्ड में मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो इस बार 1000
ग्राम ले लेंगे। और जैसे हमने 1000 ग्राम लिया तो इस बार अब देखिए क्या आने वाला है, इस बार आएगा आपका डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के अपॉन 1000 और इसको हमने माना के डबल डैश, सो के डबल डैश इज इक्वल्स टू के अपॉन 1000 और इसे ही हम बोलते हैं मोलल कांस्टेंट। मोलल कांस्टेंट, अभी यहाँ से ये भी, इसको भी दो बात कह सकते हैं क्या, एलिवेशन मोलल कांस्टेंट एंड क्या डिप्रेशन मोलल कांस्टेंट। तो इसे ही अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, आपके क्वेश्चंस में इसे हम बोलते हैं के बी और इसे बोलते हैं के एफ। क्वेश्चंस में यही होता है के बी एंड के एफ। तो अब इसको और अच्छे से थोड़ा समराइज करते हैं, इसको अब लिखते हैं हम अच्छे से। तो क्या लिखे कि देखो अब यही क्या है, फॉर बॉइलिंग है ना, और फॉर फ्रीजिंग है ना। तो वही के जो है आपका बन जाता है क्या, के बी बॉइलिंग के लिए, और फ्रीजिंग के लिए बन जाता है के एफ। अब इसे हम क्या क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसे बोलते हैं, इसे भी मोलल ही बोलते हैं, मोलल, लेकिन डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है बराबर। और इसे एक और नाम है, क्वेश्चंस में मैंने कल आपको बताया था, इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लिस एक्चुअली ये आ गया आपका इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये रहा आपका। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अब इसका एक फॉर्मुलेशन कल आपको मैंने बताया था, के बी का फॉर्मुलेशन, के बी इज इक्वल्स टू आर टी बी स्क्वायर एम बाई डेल्टा एच वेपोराइजेशन। अभी चूंकि जो आपका बॉइलिंग हो रहा है तो वहाँ पे वेपोराइजेशन प्रोसेस होता है ना, और जब फ्रीजिंग हो रहा हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं फ्यूज़न। तो अब देखिए के एफ का इसी के बी के टर्म में हम लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं, के एफ इक्वल्स टू आर टी एफ स्क्वायर एम अपॉन डेल्टा एच फ्यूज़न। तो अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं, तो हम कह सकते हैं आर इज इक्वल्स टू क्या है, गैस कांस्टेंट है ना। अच्छा, एम क्या है, एम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना। और आपका टीबी क्या है, टीबी है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, टीएफ क्या है, टीएफ है फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच फ्यूज़न क्या है, तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है ना। और आपका डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या है, ये तो वीएपी क्या है, तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है ना। और एक चीज़ और रह गया आपका, क्या वो है आपका के एफ एंड के बी। तो के एफ और के बी हम जानते हैं क्या है। तो ये था आपका टोटल, मैंने दोनों को एक साथ लेके मैं चला हूँ है ना। अब हम इसी पे कुछ सवाल बनाएंगे, के एफ और के बी के सवाल एकदम सेम जैसे होते हैं बच्चे है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए एक सवाल बनाते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट पे बनाते हैं एक सवाल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है,
तो देखिए एक सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सवाल कह रहा है कि ये आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें 2.44 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है ना, और उसको 75 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया गया, वाटर में डिज़ोल्व किया गया है ना। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, वो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है कितना, 100.413 डिग्री सेल्सियस है ना। टीबी स्टैंडर्ड हमें मालूम कितना होता है, 100 होता है डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और अब कह रहा है कि इसका मोलर मास निकालो आप, सॉल्यूट का मोलर मास निकालो, एम सॉल्यूट निकालो है ना, ये पूछ रहा है आपसे। और के बी दे के रखा है, कितना के बी है आपका वाटर के लिए, 0.52। अब देखो डायरेक्टली बनाते हैं, ये सवाल हमने पहले भी बनाया है ऐसा सवाल, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ क्या करो। पहले तो आप जल्दी से निकालो डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी निकालेंगे तो आपको कितना आएगा। तो डेल्टा टी बी हम जानते हैं कि टी बी माइनस टी बी स्टैंडर्ड डेट इज़ कितना आएगा, 0.413 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने लिखा क्या, हम लिखेंगे देखिए कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू क्या, एम। अब के बी इंटू क्या करो, एम के जगह पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हमने लिखा 2.44 अपॉन एम माना है उसका, इंटू 1000 अपॉन कितना आपके 75 ग्राम। अभी देखो ये 75 ग्राम ऑफ वाटर था, उसको हमने 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या किया कि हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया है ना। अब देखो डेल्टा टी बी कितना आ रहा है, 0.413, एम निकालो, एम कितना होगा, के बी का वैल्यू देख लीजिए कितना है, के बी का वैल्यू है 0.52 है ना। सो 0.52 इंटू 2.44 अपॉन 0.413 इंटू 1000 अपॉन 75। तो यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो m का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 41 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, 41। तो ये था आपका आंसर। इस तरीके से हम बनाते हैं है ना। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।